हाय एवरीवन। तो चलिए मैं आप लोग के साथ आज फिर से 7th क्लास का जो भूगोल था वो पढ़ा रहे थे। आपको 2 चैप्टर मैंने ख़त्म किया था। आज मैं जो पढ़ाऊंगी आप लोग को तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। जो पृथ्वी के बारे में जो सारी डिटेल्स है या इस बुक में जो भी आपको मैं एक एक डिटेल्स बताऊंगी, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर बच्चे क्या करते शुरुआती में जो पढ़ते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि आखिर किसका अर्थ क्या है। पढ़ते तो सब है, पढ़ते हम भी थे अपने जब हम पढ़ाई करते थे, लेकिन ये नहीं कोई बताता था आखिर इस मतलब या इसका मीनिंग क्या होता है। तो पढ़ाई जो होता है अधिगम जो कराना चाहिए बच्चे को जो डेवलपमेंट होता है तो उसको अर्थपूर्ण पढ़ाना चाहिए, मतलब उसका अर्थ को समझ के। तो बच्चे क्या होते हैं उससे मतलब पूरी तरह से मतलब इंटरेस्ट जाग के पढ़ते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि बच्चे को और भी आगे पढ़ने की इच्छा जगती है। और इसी के साथ आपको जो सीटेट के एग्जाम देते होंगे उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। किसी भी से पूछता है आपको जो भी पूछना रहता है। इसी के साथ क्या होता है आपको जो बीपीएससी की तैयारी करते हो उसके लिए भी, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जिसको भी यूज करेंगे आप सभी को होगा, तो आप आराम से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं हम क्या है कि स्थल का अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल जो है आप ये कह सकते हैं जैसे पृथ्वी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बात बताता हूँ, ये पृथ्वी है मान लेते हैं हम, ठीक है। इसको जो ये अलग अलग प्लेटों में भाग में है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी मतलब गोल है या चपटा है, ये एक तरह से प्लेटों में ऐसे 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 करके बना हुआ है। जिस तरह से आप देखेंगे आप क्या होता है आजकल में तो सबके पास डिजिटल हो गया, तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी का आकृति है। तो इसे इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए। तो यही कहता है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। सिंपल सा बात है, आप इसको समझेंगे तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। प्लेट जो होता है हमेशा धीमी गति से, ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से रेस मतलब धीमी धीमी गति से चारों तरफ घूमता है प्लेट, इस तरह कुछ घूमता है, ठीक है। इसको आप समझ लिए। इसके बाद कहता है कि हमारे चारों तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष केवल 1 मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा का होने कारण गति के कारण ऐसा होता है। देखेंगे आप क्या मैग्मा का बात आई। अब ये पृथ्वी के अंदर की बात है, तो आप लोग को पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी कुछ इस तरह हम कहते पृथ्वी कुछ इस तरह है, ठीक है। इसके अंदर क्या है मैग्मा है। अब मैग्मा कहेंगे जो पिघले हुए पदार्थ है, अनेक तरह से धातु है। अब पृथ्वी के पूरे पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, लेकिन इसके में आपको ये नहीं पता होगा कि पूरे पृथ्वी पर हम नहीं रहते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग जो है किस तरह से परत बना हुआ है। मानते हैं एक प्याज लिए, प्याज को मैंने काटा तो इस तरह से कुछ बना था, ठीक है। इस तरह से कुछ बना था। ऐसी पृथ्वी का परत है, ठीक है। जिस परत पे सबसे ऊपरी वाली प्याज का जो मतलब जो ये होगा उसका प्लेट ऊपरी वाला परत, यहाँ पे मतलब हम लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब आदमी है स्थल मंडल यहाँ पे। बाद बाकी जैसे आप अंदर जाएंगे तो इधर जो जितना होगा ये मैग्मा से पिघला हुआ तरल पदार्थ है। मतलब तरल पदार्थ उसमें पृथ्वी का जो ये प्लेट है ये घूमता है और अंदर में इतना पिघला हुआ मैग्मा है। पिघला हुआ जैसे मैग्मा को आपको बता दो, मैग्मा कुछ इस तरह होता है कि पदार्थ से पिघला हुआ, जैसे कि आप लावा जो ज्वालामुखी जो निकलता है, तो ये आपको दिमाग में होगा कि ये ज्वाला जो निकलता है तो वो एक तरह से पूरी तरह से लावा की तरह ऊपर निकलता है, वही हो गया एक मैग्मा, ठीक है। आप हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो पिघले मैग्मा गति कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, मतलब एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, ठीक है। ये वृत्त की तरह घूमते रहते। वृत्त मतलब समझते हैं आप सभी, समझ गए 7th क्लास के बच्चे हैं तो इतना तो जरूर समझते होंगे। तो जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, तो चलिए हम क्रियाकलाप पे जाते हैं। क्रियाकलाप का मतलब इस तरह से, ये जो साइड में जो रहता है ना उसको आप हमेशा ध्यान देकर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कहते एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, जिसके जिस जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर की तपाई पे गर्म कर रख दीजिए। मतलब कहता है कि एक मतलब आप मतलब एक तरह से बीकर मतलब कोई मतलब बर्तन लीजिए, ठीक है। उसको एक मतलब आग जलाकर ऊपर में रख दीजिए। ये कहने का अर्थ है जल गर्म होने पर आप देखेंगे जल की परतों पर कागज की गोली मतलब भी ऊपर उठती है। मतलब जब जल गर्म होगा तो जैसे कि उसमें जो मतलब कागज को आप मोड़ के देखिए, इस तरह से देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये कागज का गोली है वो अपने आप ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। तो पानी, ठंडे पानी के परतों के साथ गोली नीचे बैठती है। जैसे ठंडा पानी होगा तो गोली क्या होगा नीचे तरफ चल जाएगा, मतलब बैठते बर्तन की ओर। तो यह गोली के नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर की स्थिति पिघलता हुआ मैग्मा भी किसी इस तरह गति करता है। सेम चीज इसी तरह आपको गति करता है। जैसे गर्म होता है तो क्या होता है ये ऊपर की तरफ होता है। जैसे जो मैग्मा ठंडा होगा तो एक परत के रूप में एक परत पर पर्दा बैठ जाता है, ठीक है।
तो जरूर उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। मतलब प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, सिंपल सी बात है, वो चीज परिवर्तन होता होगा। जब तरल पदार्थ जब गर्म होता होगा तो ऊपर की तरफ उड़ता होगा, जब ठंडा होगा तो इसका कारण परिवर्तन ही होगा। तो पृथ्वी की गति की उन बलों को आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण अंत बल, मतलब अंतजनित बल, मतलब जो एक होता है कि पृथ्वी के अंदर, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होती है। मतलब एंडोजेनिक जो होता है कि पृथ्वी की, जैसे कि हम आपको पृथ्वी के बारे में बताए हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरह से परत है, उसके जो क्या अंदर की तरह होता है, जो अंदर वाली भाग है उसको एंडोजेनिक कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ से मैग्मा मतलब जो होता है वो मतलब तरल, जैसे कि मतलब एक तरह से तरल होते रहा, तरल मतलब तैरना, ठीक है। तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, बहिर्जनिक बल मतलब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो मतलब बाहर की तरफ अंतर बड़ी कभी भी आकस्मिक मतलब उत्पन्न करता है, तो कभी धीमी गति। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसका कहने का अर्थ हुआ, जब मतलब भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, तो क्या होता है, तरल पदार्थ गर्म होकर जो ऊपर फेंकता है, जब देखेंगे ज्वालामुखी जोर से आता है, तेजी से आता है, ऊपर को ऊपर फेंकता है, तो उसके कारण क्या होता है, अत्यधिक पृथ्वी पर हानि भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर दिया, उसके द्वारा मैं चलिए आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सारे पढ़ने पर यहाँ डिटेल्स में पढ़ लिए, वहाँ यहाँ एक दे दिया है, जैसे मैं आपको समझाऊंगी पूरी तरह से। पृथ्वी की ये गति हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अंतर मतलब अंदर का भाग जो बल होता है, एक बहिर्ष मतलब होता है कि पृथ्वी कुछ बाहर भी है, जैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका अंदर वाला जो होता है आकस्मिक बल, और क्या होता है पटल निरूपण। आकस्मिक मतलब हो गया कि मतलब आप पूरा मतलब कह सकते हो पूरी तरह से, जैसे कि जैसे भूकंप आना, ठीक है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी हुआ, मतलब क्या हुआ, इसके बाद आपको भूस्खलन हो गया, और क्या पटल निरूपण में क्या हो गया, आपको पर्वत निर्माणकारी बल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पर्वत निर्माणकारी बल हो गया। तो इसी तरह आपको जैसे हो गया, और क्या है, बहिर्जनित बल में हो गया अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, निक्षेपण मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, आसमान मतलब अचानक सा, देखिए जब मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब टकराता है तो अचानक से, जैसे कि पृथ्वी का 2 प्लेट है, ठीक है, ये घूम रहा है, एक दूसरे घूम रहे, ये तो नहीं पता है कि कब टकराएगा, कभी भी आके ये दोनों एक दूसरे को टकरा गए, तो यही हो गया अचानक सा, मतलब ये हो गया क्या, आकस्मिक बल, मतलब अचानक से आता है वो आकस्मिक, जिसके कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन आता है, ठीक है। अब पटल निरूपण मतलब जमीन पर, मतलब क्या होता है, वही जब ठंडा होता है तो ये क्या होता है, जमीन पर जो होता है वो पर्वत का निर्माण कर देता है, पर्वत निर्माण बल का बल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे बाहर की ओर आप कहेंगे कि पृथ्वी को जो बाहर का ओर क्या है, बर्जनिक, जो हम आपको पढ़ाए हुए थे पीछे, तो वही क्या है, तो ये क्या हो गया, आपको देखिए अपर्दन और निक्षेपण के कारण। तो अपर्दन हो गया कि मिट्टी, जैसे कि मान लीजिए पानी जा रहा है, आप देखोगे नदी से पानी जा रहा है, उस कुछ मिट्टी भी लेकर जाते हैं, कटौल करते जाते हैं, मिट्टी लेकर जाते हैं, तो वो हो गया अपर्दन। और निक्षेपण क्या हो गया, उसी मिट्टी को क्या करता है, जब जाते हो तो उस साइड किनारे करते जाएंगे, मतलब जमा करते जाएंगे, वो अपने साथ नहीं ले जाते, जमा करते जाएंगे, इसके आगे भी अपना अपना ले जाएंगे, इस तरह से प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है। तो यही हो गया जहाँ नदी बहता, जल, पवन, समुद्र, हिमनद, यही सब के कारण ये इसमें होता है, ठीक है। तो यही कहा गया यहाँ पे, जरूर है कि आप यहाँ जरूर समझ गए होंगे। आपको डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है शब्दावली कि भूपर पट्टी अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर समान आकार की प्लेट होती है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस चीज़ के लिए है। तो जो असमान होता है आकार की प्लेटें होती है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे हम लोग देखते हैं क्या है। इससे आगे बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में कि ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसके कारण पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो ये देखिए आपको पता होगा कि ये प्लेट है, ये एकदम जब ही बीच में कभी खाली होता है, जैसे प्लेट चलते रहता प्लेट जैसे बीच में खाली, तो ये क्या होता है, एक तरह से पूरी तरह से ज्वालामुखी निकलता है, इस तरह से तेजी से निकलता है, जिसमें क्रेटर होता है, निकास होता है, लावा होता है, बेंट मैग्मा कठोर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये मैग्मा है जो कठोर है, ये क्या है आपको जो बीच में पिघलता हुआ पूरा ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप फिगर के द्वारा समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके चलिए आगे क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझते जाएंगे।
इसके बाद कहता है कि इसी प्रकार स्थलीय मंडल प्लेटों की गति, जैसे कि आपको हमने टिक कर दिया है, मैंने ये पेंट कर दिया है, रंग दिया है, ताकि आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, समझेंगे। तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने की पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति करते हैं, जिसको भूकंप कहते हैं। इसी कारण क्या होता है, जब ऊपर के ऊपर फेंकता है तो उस पर कंपन होता है। ये तो नहीं पता होता कि कब होगा, जैसे ही जब दोनों टकराता है वो तो कंपन होता है, जिसके कारण मतलब भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी नीचे का वो स्थान है जो कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र, जहाँ से मान लीजिए यहाँ फिगर के द्वारा समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये फिगर है, मान लीजिए ये एक तरह से ये भूकंप जो आता है वो कहीं ना कहीं से एक उद्गम केंद्र होता है, मतलब जहाँ से भूकंप आया है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उद्गम केंद्र, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है उद्गम, वो स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, जैसे कि आप समझ गए होंगे जो लिखा हुआ है। इसके कारण तो भूकंपी तरल से दिशाओं के बाहर की ओर निकलता है, जिस तरह से दिशा जो इस तरह से निकलता है, ये दिशा बताया गया है। अधिक केंद्र मतलब जो केंद्र से भी जो हट के जो एक केंद्र होता है उसको बाहर से जो निकलता है, अधिक केंद्र, जैसे यहाँ पे लिखा होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। भूपर्पट्टी के नीचे के स्थान पर जहाँ भूकंप आरंभ करता है उद्गम केंद्र कहता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। इससे जो निकट होगा उसको कहते हैं अधिक केंद्र। मतलब मान लीजिए गुजरात में, मान लीजिए बिहार का मतलब गुजरात में हुआ, इसके जो थोड़ा सा हट के जो मतलब राज्य में होगा तो उसका मान लिया जाएगा, तो यही हो गया अधिक केंद्र। समझ लेंगे आप कि थोड़ा सा हट के जो उसको माना जाएगा उसको अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र कंपन बाहर की ओर तरंगों को गमन करती है। अधिक केंद्र निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है। अधिक केंद्र को दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता को धीरे धीरे कम होती है। जैसे क्या होता है जब मतलब अधिक केंद्र में मतलब जो ठंडा होता है, जब लावा ठंडा होता है, जब मतलब पूरी तरह से, तो क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है उसका तीव्रता। तो यहाँ कुछ लाइनें दी गई, इसको जरूर पढ़ लेंगे आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पे क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, इस तरह एक मतलब एस तरंगे, इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों को गुणधर्म विशेष को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसको आप क्या करिए, जैसे डिस्कस करिए, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया कि पृथ्वी के अंदर अनेक प्लेट मैग्मा यानी तरल पदार्थ पर धीमी गति से तैरते रहती है। मतलब जो पृथ्वी के अंदर क्या है, जो मतलब आपको मैग्मा है वो क्या करता है, धीमी गति से तैरते रहता है कुछ इस तरह, ठीक है। जो अचानक से 2 प्लेट टकरा जाता है, अचानक से क्या होता है 2 प्लेट टकरा जाता है, टकराव होने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगती है, जिसे हम कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। इसी कारण भूकंप आता है। तो आज आप लोग जरूर श्योर हो गए होंगे कि किस कारण भूकंप आता है। तो आप अपने दोस्तों में चर्चा करिए, इससे आपको और ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। वीडियो को ना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो यद्यपि भूकंप का भविष्यवाणी संभव नहीं है, कभी भी आप संभव ये मतलब भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है कि भूकंप जो आएगा वो कब आएगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम उससे पहले तैयार मतलब उसको कम करने के लिए क्या होता है, जो हमारे देश के इतने भी मतलब जो सबका विभाग बटा हुआ वो क्या तैयार रहता है कि आखिर कब आएगा तो उसको कम किया जाएगा, ठीक है। स्थानीय लोग सामान्य तरह से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। आपको यह क्वेश्चन देखिएगा सीटेट में पूछा गया है कि भूकंप को कम करने मतलब जो कैसे पता चलता है, तो ये तब पता चलता है जब आप देखिएगा व्यवहार से, जानवर का व्यवहार अलग सा हो जाता है, पंछी में घबराहट होने लगती है, कुत्ते भूखने लगते हैं, तालाब में मछलियाँ उत्तेजना होने लगती है, मतलब छटपटाने लगती है, सांपों का धरातल पर आना हो जाता है, मतलब सांप जो होता है आपको धरती पर आना शुरू कर देता है। कुछ तरह इसका भूकंप का ये एक तरह से अनुमान लगाया गया है, ठीक है। जो मतलब कोई भी तेजी से आने लगता है, हमारे नॉर्मली रूप से तो हमेशा आते हैं ठीक है, लेकिन उसके प्रकार के लिए मतलब उसको बचाने के लिए हमने अलग अलग तरीकों से मतलब पहले से व्यवहार जानते हैं, जैसे कि कुत्ता मतलब ये सब पता चल जाता है। तो कुछ मतलब इसी तरह है। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे दिया कि भूकंप के भूंज के झटके जो आपको 26 जनवरी 2001 में भूंज के शहर के रिक्टर स्केल से मापा गया था कि 6.9 जो है आपको क्या तीव्रता वाला मतलब भीषण भूकंप आया था, ठीक है। इसी तरह कुछ कुछ लिखा हुआ यहाँ पे आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ये जानकारी की चीज़ है जो आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में। इसी तरह ये सब जितनी भी आपको हम बता रहे हैं, जितनी ये रेड लाइन से या ग्रीन लाइन से कुछ भी लाइन से लिखा है इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ कहते हैं भूकंप की बचाव का तरीका, इसको भी ये सब इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ आप खुद पढ़ लेंगे। लेकिन जो चीज़ को आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको हमेशा मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं, इसको याद करना है, आप लोग याद करें, इसको याद कर लेंगे। जो भी आपको जो पॉइंट रंग के दिया रहेगा उसको आप याद कर लेंगे कि बहुत ही मतलब कसरत महत्वपूर्ण होता है। तो मुख्य स्थलीयकरण कृतियाँ जो है यहाँ पढ़ेंगे। अपक्षय के एक अपर्दन नामक 2 प्रक्रम के दृश्य भूमि पर लगातार घटित
होती रहती है। पृथ्वी की सतह की साइलों को टूटने का क्षय को क्रिया को भू दृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया सारी चीज को, जिसको अपर्दन किसको कहते हैं। यदि आप पूरी तरह से लिखा हुआ तो आप एक बार पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपको क्या करूँगी कि बहुत ही जल्द मैं आपको 4-5 चैप्टर के एक साथ में क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, तो इससे आपको और भी पढ़ने में मतलब जागरूकता होगी। हमने पढ़ा तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। दूसरे स्थान पर फलस्वरूप स्थान पर निपेक्षित करते मतलब निक्षेपित करते हुए अपर्दन के निक्षेपण का प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलियों का निर्माण करते हैं। नदी का कार्य, नदी का जल दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। यदि नदी किसी खड़े ढाल की स्थान पर अधिक कठोर या सैल ढाल वाली घाटी गिरती है तो ये जलप्रपात बनती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये मतलब महत्वपूर्ण है। जलप्रपात का इस तरह बनता है जैसे कठोर सैल, जल शक्ति द्वारा कटे हुए गए मृदु सैल, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कहते हैं जब नदी की क्षेत्र की प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग, जैसे देखिएगा मोरदार मार्ग जो जहाँ पे रहता है कि हमेशा नदी जिस तरह मोड़ रहेगा, आप गांव घर में जैसे रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे तो देखिए जहाँ मोरदार मतलब जगह रहेगी वहीं मतलब पानी उसके तरफ बहने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह यही कहा गया कि इसी नदी के बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसको विसर्प आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि विसर्प किसको कहते हैं। ये आपको इतना मतलब कैसे महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कल का आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी तैयारी करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा है, आपके लिए लाभदायक। क्या करते हो, कोई भी बच्चे अगर आगे तैयारी करता है तो उसका मतलब एम जो होता है वो 7-6 क्लास से ही शुरू होता है, तो आप इसीलिए पढ़ा करिए, ठीक है। यदि विसर्पों का किनारों को लगातार अपर्दन निक्षेपण होता है तो लूप के सिरे से आते जाते हैं, जिसके विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं। जिससे अगर झील बनते हैं तो उसे झील चाप झील भी कहते, जिस तरह से वो कटते जाता है बनते जाता है झील भी कहा जाता है। मान लीजिए कट के कोई बहने लगा तो वो झील हो गया। इसी तरह होता है, कभी कभी नदी के बाहर आने वाले बहने के फलस्वरूप निकटवर्ती बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती महीन मिट्टी के अन्य पदार्थ को निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी के पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो समतल जल को बाढ़ मतलब उपजाऊ होता है, जहाँ पे मतलब बाढ़ जाता है, खेतों में जाता है, मैदान तो क्या होता है बाढ़ आ जाता है। तो इसी तरह यह मैदान के निर्माण कहते हैं, मतलब नदी के उत्तेजित तटों पर तटबंध कहते हैं। जैसे कि जो चीज़ पढ़ने में जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे टिक कर दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, समुद्र के पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है। समुद्र के पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या होता है, धीमी सा हो जाता है, तो मतलब नदी जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। जब तक वो समुद्र तक पहुंचता है कोई नदी का पानी, वो अनेक धाराओं में जहाँ जहाँ मोरदार है अपना बह जाता है। जैसे कि मान लीजिए नदी है, मान लीजिए बाढ़ है कहीं मोरदार है तो इधर पानी चल गया, कहीं मोरदार। जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल में बता दें, जैसे आप करते हो गाँव घर में प्याज पटाते होंगे तो आप कुछ इस तरह से प्याज पटाने के क्रम में बनता होगा इस तरह से बनता होगा। मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे छील होती है, ये पानी इधर से चल जाएगा, थोड़ा ही इधर जाएगा इधर, इसी जाते जाते क्या है तो समुद्र में बहुत ही धीमी हो जाती है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते क्या है। हो जाती है जिसकी वितरिका कहा जाता है, जिससे जो मतलब जो धीरे धीरे मतलब इधर उधर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ मलबे में निक्षेपण करने लगी। प्रत्येक वितरिका को मुहाने का निर्माण, मतलब मान जो मलबे चलाता है वो क्या है तो मुहाने का निर्माण करता है। मुहाने अवसादों को संग्रह को डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। इसी तरह मतलब डेल्टा का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो पूरी तरह से जो आप समझेंगे कि मतलब जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि विश्व के कुछ नदियों का नाम ढूंढे जिसे डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। आप इस तरह से ढूंढिए कि डेल्टा का निर्माण वो किस तरह से करता है। वितरिका मतलब हो गया कि आपको धीमी सा, ठीक है, जो डेल्टा का निर्माण करता है उसको आप नदी ढूंढिए। आप मैप पे जाइए, मैप को पढ़िए। इसीलिए बच्चे अगर शुरू से अच्छे डायरेक्शन दिया जाए तो वो अभी से समझ आएंगे, ताकि आगे जो लोग तैयारी करते बीपीएससी यूपीएससी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समुद्री तरंग का कार्य, समुद्री तरंग के अपर्दन को निक्षेपण तट के स्थल कृत्य बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों को टकराती है जिससे तो दरार विकसित होती है। समय के साथ वो चौड़ी होती जाती है। ये कहते हैं समय के साथ वो चौड़ी भी होती जाती है। जैसे कि चौड़ी होती जाती है उनको समुद्री गुफा कहते हैं, समुद्री गुफा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। गुफाओं को बड़े होते हुए जैसे केवल छत के बन जाते हुए तट के मेराब कहते हैं। इस तरह से फिगर दिया हुआ है ना, आप इसको बस देखते जाइए, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। लगातार अपर्दन छत की तोड़ देता है जिसके कारण बचती है दीवारें इसकी आकृतियों को स्टैक करते हैं, स्टैक कहते हैं, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं, मतलब समुद्री जल का जो ऊपर होता है इसे कुछ ऊर्ध्वाधर उठे हुए रहते हैं, ठीक है। जिसे हम साइली तटों को समुद्र भिंगु कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ दिए जाएंगे, ठीक
है। समुद्री तटों के किनारे का अवसाद जमा कर पुलिन को निर्माण करती है। हिमनद के कार्य को हिमनद क्या हुआ, हिम से जो पिघल के हो गया, मान लीजिए हिम से मतलब बर्फ से पिघल के जो नदी बन गई हिमनद हो गया। ठीक है, सिंपल से बात है। परिभाषा हेडिंग में परिभाषा छिपा रहता है। हिमनद बता हिमानी बर्फ की नदियों का हिमनद के अपने नीचे कठोर चट्टानों का गोलमसी मिट्टी को पत्थरों का अपर्दित कर होती है, जिसे गोलमसी मिट्टी के पर्वतों का बिंदु से दृश्य अपर्दन करते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र को बर्फ पिघलने के गर्तों का जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे साइल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित करता है। निक्षेपण हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। ठीक है, ये सब समझने वाली है, याद करें, आप याद कर लेंगे। तो पवन का कार्य क्या करते, जैसे पवन का रेगिस्तान देखा होगा, जैसे कि आपने रेगिस्तान का फिगर देखो, रेगिस्तान तो सब नहीं गए होंगे, तो बालू के टिब्बे होते हैं। जैसे कि मतलब जो होता है रेगिस्तान में क्या होता है, आपको इस तरह से बालू का टिब्बे होता है। ठीक है, इस तरह से बालू का टिब्बे होता है, जैसे ऐसे ऐसे वो मान ली कहीं ऊंचा कहीं नीचा। ठीक है, तो रेगिस्तान के पवन को जो अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। जैसे कि अपर्दन क्या मतलब हुआ कि अपने साथ ले गए मिट्टी, तो हवा के द्वारा भी मिट्टी कुछ ले जाता होगा। हवा और जैसे जोर से हवा आया उसके कारण कुछ मिट्टी या बालू लेके जाता होगा अपने साथ में। रेगिस्तान के छत्रक को आकार को शैल देकर उसे छत्रक शैल भी कहते हैं। पवन शैल की ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग के आसानी से कटती है, इसीलिए शैल के आधार पर संकीर्ण विस्तृत होता है। पवन चलते के साथ रेत में एक दूसरे स्थान पहुंचती है। पवन के चलते साथ जो इस तरह से पवन चल रहा है उसके साथ क्या होता है, एक दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। जब पवन की बहाव रुकता है, जब पवन मान लीजिए कि पवन बह रहा है जोर जोर से, पवन मतलब हवा हुआ, जब वो रुकता है तो मिट्टी क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे जो होता है कि जो हवा अपने साथ ले गया वो जल के टीला से हो जाएगा, एक मतलब थोड़ी सी ऊंची, तो बालू टिबा कहते हैं उसको, जो यहाँ पे लिखा दिया गया है। ठीक है, जैसे छुटकर मतलब जो होता है गिरकर छोटी पहाड़ बनाती है। जब बालू की कण महीने के हल्के होते हैं, बालू को निक्षेपण हो पाते हैं, अत्यधिक इसे लोएस भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद करेंगे, बहुत ही अच्छा है, जो एग्जाम में आपको पूछा गया था डायरेक्ट बीपीएससी में। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होकर जाते हैं, जिसे लोएस कहते हैं। तो चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं, ये याद रख लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको जानेंगे तो आप बहुत कुछ है, आप पढ़िए, यही चीज़, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कहीं भी पढ़िए, आप यूपीएससी भी तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर पढ़िए एनसीईआरटी, उसका मज़ा कुछ अलग है। इसी तरह आंसर क्वेश्चन है जो मैं आपको एक दिन 4-5 चैप्टर का एक बार बताएंगे, एक एक करके क्या बताएंगे सबका बता देंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, आपको अच्छा लगा तो जरूर करिए। ऐसे ही इसी तरह हम लोग सब दिन आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे। ठीक है।